नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो लगातार डिजिटल एरा बढ़ रहा है और इस एरा के अंदर साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम जो लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देता है, लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लेता है, लोगों को डिजिटली ब्लैकमेलिंग करता है, एआई के थ्रू उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें बना देता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है, पैसे वसूल करता है। तो एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा धोखा जो इंसान खुद ही उस जाल में फंस जाता है। आखिर इससे बचने के लिए हम क्या करें और सरकार क्या कर रही है, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने साइबर सुरक्षा पहल शुरू की है और उस चीज में एक संदिग्ध रजिस्ट्री की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी को रोका और 5100 करोड़ तक का फायदा किया है। आखिर क्या है संदिग्ध रजिस्ट्री, उस पर हम चर्चा करेंगे, सारे पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जो कि मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में टेस्ट दे सकते हो। यदि आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देते हो तो आपको इंटरव्यू देना होगा, उसी बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट देते हो तो फिर आपका मेरिट लिस्ट बेस पे सिलेक्शन होगा। यदि आप 1 रैंक से 30 रैंक हासिल करते हो तो आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यदि आप 31 से 50 रैंक हासिल करते हो तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये टेस्ट केवल लड़कियों के लिए है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है महिला सशक्ति को बढ़ावा देना और नारी शिक्षा को बढ़ावा देना, नारी को सशक्त बनाना। अब हम बात करते हैं संदिग्ध रजिस्ट्री पे। आखिर क्या है संदिग्ध रजिस्ट्री, वो हम देखते हैं। देखिए, भारत की संदिग्ध रजिस्ट्री और साइबर सुरक्षा पहल क्या है, भारत में साइबर अपराध की प्रवृत्तियां किस प्रकार से कंट्रोल की जा रही हैं, वो क्या हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ये चर्चा में क्यों है? भारत की ऑनलाइन संदिग्ध रजिस्ट्री ने 13 लाख धोखाधड़ी वाले लेन देन को रोक करके 5100 करोड़ रुपए बचाए हैं। यानी कि 13 लाख धोखाधड़ियां होने वाली थी, उनको कंट्रोल किया संदिग्ध रजिस्ट्री के तहत और 5100 करोड़ रुपए का फायदा कर लिया है। वहीं भारत के साइबर सुरक्षा प्रयासों में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। साइबर क्राइम के अंदर जो ये संदिग्ध रजिस्ट्री है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संदिग्ध रजिस्ट्री क्या है? 2024 में इसे शुरू किया गया था। संदिग्ध रजिस्ट्री को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी के द्वारा शुरू किया गया। I4C जो कि साइबर अपराध का समन्वय केंद्र है, उसके द्वारा इसे कंट्रोल किया गया या विकसित किया जाता है। इसमें लगभग 1.4 मिलियन साइबर अपराधियों का डेटा शामिल है। जितने भी साइबर अपराधी हैं, लगभग 1.4 मिलियन के लगभग डेटा इसमें शामिल है उन अपराधियों का जो वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों से जुड़े हैं। उनका डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उन पर लगाम कसी जा रही है, लगातार उनको अरेस्ट किया जा रहा है। यह सभी बैंकों के साथ साझा किया गया है ताकि ऐसे लोगों के द्वारा कोई भी लिंक जारी होता है या ऐसे लोगों के ऐसे नंबर आते हैं तो आप कॉन्टैक्ट ना करें, आप अपने ओटीपी शेयर ना करें। केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय जांच एवं खुफिया एजेंसियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं उनको भी उपलब्ध करवाया गया है, यूनियन टेरिटरीज को उपलब्ध करवाया गया है और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी को दे दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह रजिस्ट्री बैंक और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों की पहचान स्थापित करने तथा संदिग्ध खातों में वास्तविक समय में लेन देन की निगरानी करने के लिए सहायता करती है। जो रियलिटी में रियल टाइम में जो लेन देन हुआ है उस पर निगरानी रखने का काम करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्राइम को रोका जा सके। ये पहल की गई है, इसका उद्देश्य है एनसीआरपी से प्राप्त डेटा को उपयोग करके यह धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करता है और साइबर अपराधियों को चिन्हित करता है और उन पर लगाम लगाने का काम करता है। संदिग्ध रजिस्ट्री की आवश्यकता क्या है? तो भारत को साइबर धोखाधड़ी से हर महीने 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। 80% से ज्यादा साइबर अपराध के मामले वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े हैं। 80% मामले पैसे से जुड़े हुए हैं, लेकिन 20% या मैं कहूं 10 से 15% ऐसे मामले हैं जो ब्लैकमेलिंग या डिजिटल अरेस्टिंग से जुड़े हुए हैं। उसमें भी लगाम लगाने का काम सरकार कर रही है।
डिजिटल लेन देन के बढ़ते पैमाने के लिए मजबूत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को और वास्तविक समय निगरानी की आवश्यकता है और कड़ी नजर रखने की यहां पर आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार निरंतर पहल कर रही है। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2024 तक लगभग 1800 करोड़ रुपए मूल्य के 6.1 लाख से अधिक धोखाधड़ी वाले लेन देन अवरुद्ध कर दिए गए, उन पर रोक लगा दी गई। बैंकों ने 8.67 लाख म्यूल खाते, 7 लाख सिम और 1.4 लाख डिवाइस फ्रीज कर दिए हैं बैंकों के द्वारा। बैंक भी कड़ी नजर इस पे रखे हुए हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि हर तरीके से इसको चारों तरफ से अगर कंट्रोल किया जाएगा तभी ये कंट्रोल होगा। 2021 से अब तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत लगभग 3850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी गई है। संदिग्ध ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक किया गया है। भारत में साइबर अपराध की प्रवृत्तियां क्या हैं? तो बढ़ते साइबर अपराध से नुकसान है। एनसीआरपी के अनुसार भारत में साइबर अपराध धोखाधड़ी में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें वर्ष 2021 से 2024 के बीच लगभग 33,165 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 33,165 करोड़ का नुकसान हुआ है। टीयर 2 और 3 साइबर अपराध हॉटस्पॉट का विकास देवघर, जयपुर, नूह, मथुरा, कोलकाता, सूरत, बेंगलुरु शहर और कोझिकोड जैसे शहर साइबर हॉटस्पॉट बन चुके हैं। नूह हरियाणा में है, देवघर, नूह, मथुरा, जयपुर, कोलकाता, इन शहरों में ज्यादातर ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ये भीड़ भाड़ वाले एरिया जिनके अंदर साइबर अटैक्स ज्यादातर देखने को मिलते हैं, धोखाधड़ी वाले मामले देखने को मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि साइबर अपराधी अब छोटे शहरों को भी तेजी से निशाना बना रहे हैं। ये वो छोटे छोटे शहर हैं जिनको तेजी से निशाना बनाया जा रहा है। बड़े शहरों पे तो कड़ी निगरानी है, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों के थ्रू निशाना बनाया जा रहा है। साइबर सुरक्षा क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूं। साइबर सुरक्षा साइबर मामलों को रोकने या उनके प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी तकनीकी उपाय का अभ्यास को संदर्भित करती है। साइबर सिक्योरिटी ट्रैक्स आप देख सकते हो किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी ट्रैक्स किए जाएंगे, किस प्रकार से इमेजेस के थ्रू आप देख सकते हो। उसके अलावा सामान्य साइबर सुरक्षा मिथक क्या है? केवल मजबूत पासवर्ड की पर्याप्त सुरक्षा, प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम सर्वाधिक, सभी साइबर मामले हमले वेक्टर निहित होते हैं। साइबर वॉर क्या है? किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करना, यानी कि हैंग कर लेना, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के लिए किए गए डिजिटल हमले, डिजिटल अटैक्स होते हैं। साइबर थ्रेट एक्टर्स क्या होते हैं? साइबर थ्रेट्स में क्या होता है? नेशन स्टेट्स, जियोपॉलिटिकल होते हैं। ठीक है, साइबर थ्रेट्स एक्टर मोटिवेशन क्या हो सकता है? जियोपॉलिटिकल, प्रॉफिट, आइडियोलॉजिकल वायलेंस, स्ट्रेटिफिकेशंस, डिसकंटेंट। इधर नेशन स्टेट, साइबर क्रिमिनल्स, एक्टिविटीज, हैक कर लिया जाता है आपकी चीजों को ना, टेररिस्ट ग्रुप्स, थ्रिल सीकर्स, इनसाइडर थ्रेट्स, ये चीजें होती है। साइबर सुरक्षा के प्रकार अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सुरक्षा, रोब्स एक्स कंट्रोल, नेटवर्क सुरक्षा, डिप्लॉइंग फायरवॉल, इस प्रकार की चीजें इसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख हमले, तो प्रमुख हमले 2017 में हुआ वानाकाई रैंसमवेयर अटैक, कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच 2018 में अटैक हुआ, नो एम कार्ड धारकों का वित्तीय डेटा लीक जिसमें एसबीआई भी शामिल है वर्ष 2022 में। विनियम एम पहल क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर स्पेस में राज्यों के उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा देने से संबंधी संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों के समूह, नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए भारतीय स्तर पर आईटी है, आईटी अधिनियम 2000 धारा 43, 66, 66 बी, 66 सी, 66 डी, साइबर सुरक्षा नीति 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020, साइबर सुरक्षित भारत पहल, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इस प्रकार की चीजें लागू की गई। साइबर सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है? नेटवर्क सुरक्षा, मेलवेयर सुरक्षा, इंसिडेंट सुरक्षा, सुरक्षित विन्यास, उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना, जागरूक करना, सूचना और जोखिम प्रबंधन व्यवस्था करना। तो ये सारी चीजें इनमें कंट्रोल की जा सकती हैं। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूं एनसीआरबी की, भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 के बीच लगभग 24.4% मामले बढ़े हैं। वहीं अगर मैं चीजों को डिस्कस करता हूं तो भारत की साइबर सुरक्षा पहल क्या है? तो संवैधानिक संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य विशेष हैं।
राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा साइबर सहित अन्य अपराधों को संभालते हैं, जबकि केंद्र मार्गदर्शन, समन्वय और वित्त पोषण प्रदान करता है। सेंटर इनको इंश्योर करता है और राज्य उन मामलों को संभालता है, और पुलिस लोक व्यवस्था जो है उन चीजों पर लगाम लगाने की कोशिश करती है, उन चीजों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मैनेज करती है। नीति तंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इनमें फिशिंग, स्मिशिंग, वॉशिंग जैसे साइबर अपराधों को दंड, जुर्माना और कारावास सहित शामिल किया गया है। किस प्रकार से उनको दंड दिया जा सकता है, किस प्रकार से जुर्माना लगाया जा सकता है, वो चीजें निर्धारित की गई हैं। नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें हम बात करें BNSS, इसका निर्माण किया गया, जिसमें 2023 भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आधुनिक साइबर खतरों का समाधान करते हैं। ये नियम बनाए गए हैं, ये उन खतरों को, उन अटैक्स को से बचने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए समाधान करते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, इसका उद्देश्य है साइबर स्पेस की रक्षा करना, साइबर सुरक्षा क्षमता का निर्माण करना, कमजोरियों को कम करना और राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा को सशक्त बनाना। जो हमारी डिजिटल डिफेंस है उसको सशक्त बनाने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो संस्थागत तंत्र क्या है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, I4C, गृह मंत्रालय, MHA अंतर्गत स्थापित कार्यालय, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। I4C के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है, जिससे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I4C के अंतर्गत साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र, CFMC बैंक वित्तीय मध्यस्थों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, IT मध्यस्थों और कानून प्रवर्तनों एजेंसियों LEA को वास्तविक समय पर कार्यवाही हेतु एक ही मंच पर लाता है। समन्वय प्लेटफॉर्म पूरे देश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच साइबर अपराध डेटा विश्लेषण मानचित्रण समन्वय हेतु एक वेब आधारित पोर्टल है। इस पे मैप वगैरह विश्लेषित किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ताकि उनकी डिटेल्स निकाली जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके, उन पे कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1930। 1930 के माध्यम से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें आप तत्काल कर सकते हो। तुरंत 1930 पे कॉल कीजिए अगर ऐसी घटना होती है तो। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली CFCFRMS प्लेटफॉर्म, इसके तहत ये चीजें होती हैं। ठीक है, इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए चीजें बनाई गई हैं। इस प्रकार से रिपोर्ट आप 1930 पे कर सकते हो। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इंटरपोल के नेतृत्व वाली साइबर अपराध सहयोग पहल में भाग लेता है। CBI G7 24x7 नेटवर्क की नोडल एजेंसी है, जो साइबर अपराध से संबंधित मामलों में डेटा संरक्षित करने के अनुरोध हेतु एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराती है। डिजिटल तंत्र के 4 पॉइंट्स हैं। बैंक.in बैंकों के लिए डोमेन, एक विशेष डोमेन जारी किया जाए। E0 FIR के तहत हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूल हंटर AI के थ्रू और ASTR के थ्रू। ये डिजिटल तंत्र के चारों हथियार हैं जिनके थ्रू आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस प्रकार की साइबर आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके नंबर पे यदि कोई OTP आता है तो बिना किसी सूझबूझ के आप फोन पे उस OTP को डिस्कस ना करें, क्योंकि बैंक कभी भी आपको डायरेक्ट OTP नहीं भेजता है। बैंक यदि OTP भेजता है तो या तो अपने सामने भेजेगा या फिर आपको कॉल करेगा। बैंक कभी भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो बैंक बुलाएगा ब्रांच में, कॉल पे ये चीजें डिस्कस नहीं करेगा। आपके पास किसी भी प्रकार का लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें और उस पर ये श्योर करें कि ये लिंक किस चीज से है। आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते आपका सिस्टम हैक कर लिया जाएगा और आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। इन चीजों से बचने के लिए आपको डिजिटली दुनिया में अवेयर होना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। तो आई होप यदि ऐसी घटना आपके सामने होती है तो आप 1930 पे कॉल करके जानकारी देंगे और इन चीजों के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए, सीखिए, ताकि भविष्य में आप भी इस चीज का शिकार होने से बच सकें। इसी के साथ मैं नवीन यादव विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।